गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम इक्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अपने को मिनिमम इक्वेशन रिक्वायर्ड कितनी है वो इस क्वेश्चन में अपने को वो फाइंड आउट करनी है। बस अपने को नंबर बताना है कि कितनी इक्वेशन होगी, लेकिन अपने लिख के भी देख लेंगे कितनी इक्वेशन किस तरीके से हो सकती है, और अपने फाइंड भी कर अपने उससे नंबर भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पहले नंबर ऑफ इक्वेशन तो निकाल लें कितनी है। नंबर ऑफ इक्वेशन तो मैंने क्या बताया था, n-1 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल नोड है ना यहाँ n पे। अगर n प्रिंसिपल नोड है तो सबसे पहले मेरे को क्या करने पड़ेंगे, नोड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देखिए नोड यहाँ पे 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये नोड 1 हो गया n1। ठीक है, ये नोड कौन सा हो गया, नोड 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट कनेक्टेड है। और ये नोड कौन सा हो गया, नोड 3 हो गया, क्योंकि 1 2 3 यहाँ भी 3 एलिमेंट कनेक्टेड है। उसके बाद में ये नोड कौन सा हो गया, 4 नोड हो गया। अब ये नोड 4 हो गया। अच्छा, इसको किसमें से इसको अपने रेफरेंस ले लेते हैं, सपोज कीजिए 0 0 0। ठीक है, उसके बाद में जो प्रिंसिपल नोड कितने हो गए, प्रिंसिपल नोड अपने पास हो गए 4। कितने, 1 2 3 4। 4 नोड अपने पास प्रिंसिपल हो गए। तो अपने यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन 4 - 1 = 3 इक्वेशन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है। ये 3 क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन है। इससे ज्यादा इक्वेशन तो आंसर अपना आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर 0 1 2 या 3, इन तीन में से ही हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं कितना आंसर होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कहां कहां इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अपने देखते हैं जो नोड 1 में, यहां अगर मेरे को वोल्टेज लिखना है नोड 2 पे, तो यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस है, तो VS2। तो यहाँ तो कोई इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखता हूं मैं, यहाँ अपने को किस तरीके से लिख सकते हैं। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अगर यहाँ 0 है, यहाँ VS1 का सोर्स लगा हो, तो यहाँ कितना होगा, VS1। तो यहाँ भी अपने को इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ अगर लिखना हो तो बीच में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ V3 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखने की अपने को रिक्वायरमेंट है। देखिए इसका वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कोई भी केसीएल इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ी है, डायरेक्टली अपने यहाँ पे VS1 लिख दिया। इसके लिए भी कोई भी केसीएल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ अपने को केसीएल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, लिखने की बात भी कर लेते हैं। अपने V3 को हमेशा ही हायर पोटेंशियल मान के चलना है, माइनस VS1। देखिए ब्रांच फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है, ब्रांच फर्स्ट ले ली मैंने। सेकंड ब्रांच कौन सी है, V3 माइनस, देखिए यहाँ पे VS2 डिवाइड बाय कितना है, R2। ठीक है, ये ब्रांच की बात कर ली, ये ब्रांच की बात कर ली, ये ब्रांच की बात कर लेता हूँ, प्लस V3 माइनस
VS3 डिवाइड बाई R4 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन अपने को रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मिनिमम केसीएल इक्वेशन कितनी रिक्वायर्ड है? केसीएल जो है, केसीएल मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है? तो मिनिमम अपने को रिक्वायर्ड है 1 इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन रिक्वायर्ड है अपने को। और अपने को नंबर ऑफ इक्वेशन पूछा जाए तो 3 रिक्वायर्ड है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इससे नंबर ऑफ इक्वेशन आती है और इससे ज्यादा आंसर आपका हो नहीं सकता। ये आपका मिनिमम इक्वेशन है। ये यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी हो सकता है आपका, ये आपको यहाँ से देखने से पता चलेगा, लेकिन ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थ्योरी का पार्ट है, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं अपने इसको। डेवलप द नोड इक्वेशन ऑफ द नेटवर्क शोन। क्या करना है? नेटवर्क अपने को दिया गया है, इसमें लिए नोड इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना है। नोड आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल नोड मेरे को यहाँ 3 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब नोड 1 यहाँ पे हो गया। देखिए 3 दिख रहे कंपोनेंट, इसका मतलब सेकंड नोड 3 कंपोनेंट वाला ये हो गया। और थर्ड नोड की बात करूँ तो ये वाला थर्ड नोड हो गया। इसी तरीके से फोर्थ नोड की बात करूँ तो ये वाला फोर्थ नोड हो गया। इस तरीके से नोड आइडेंटिफाई हो गए। उसके बाद में मेरे को ये रेफरेंस वोल्टेज दे रखा है, तो ये 0 0 0, और इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ, V1 ले लेता हूँ, इसको V2 ले लेता हूँ, इसको V3 ले लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग अपने को लेना है। अब अपने क्या करते हैं? अपने केसीएल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। केसीएल इक्वेशन, तो सबसे पहले केसीएल इक्वेशन एट नोड 1 लिखता हूं मैं। अगर नोड 1 केसीएल इक्वेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया था? जो भी नोड है उसके पोटेंशियल को अपने हायर पोटेंशियल पे मानना है। तो V1 जो V1 माइनस V3, देखिए इस लाइन के लिए लिख रहा हूं मैं V1 माइनस V3 डिवाइड बाई कितना? R4 प्लस, अब सेकंड में इस लाइन के लिए लिख रहा हूं V1 माइनस, देखिए V1 माइनस V2, ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको बात? V1 माइनस V2 डिवाइड बाई कितना? R1 प्लस, उसके बाद में आपको देखना है कि थर्ड क्या है? थर्ड है जो करंट है। करंट है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल में लिख सकते हैं, इक्वल में लिखते हैं, ठीक है। क्या करना है? करंट जो है वो एंटर कर रहा है। अगर करंट अपना एंटर कर रहा है तो आप उसको क्या लिखेंगे? IS1। क्यों लिखेंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप इसको ऐसे ही ले लीजिए, आप ऐसे लीजिए इसको सब मैं एक बार इरेज करता हूं। जो मैंने क्या कहा, इसको हमेशा हायर पोटेंशियल पे मान के चलना है। तो फर्स्ट करंट इस डायरेक्शन में, सेकंड करंट इस डायरेक्शन में, थर्ड करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट करंट मैंने लिख दी है, सेकंड करंट मैंने लिख दी है, थर्ड करंट कितनी लिखूंगा? इसको लिखना है तो कितनी लिखूंगा? देखिए सारी करंट बाहर निकलती हुई नीचे, तो माइनस IS1 लिखता हूं मैं, ठीक है। अब ये माइनस IS1 उधर जाके प्लस IS1 होगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था इसलिए। अब आप इसको क्या कर दीजिए? IS1 को उधर ही ले जाइए, IS1 को इधर लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं V1 V2 को अलग अलग लिख लेता हूँ। अगर मैं V1 को यहाँ से लिखूं तो V1 के मल्टीप्लाई में क्या है? 1/R4, देखिए इतना तो आप करेंगे, अब कैलकुलेशन है 1/R1, ठीक है। और माइनस का V2 के जो मल्टीप्लाई में है इसको प्लस का लिख देते हैं, माइनस अंदर ले लेता हूं मैं। V2 के जो मल्टीप्लाई में माइनस 1/R1, ठीक है, प्लस V3 लिख देता हूं। V3 के जो मल्टीप्लाई में है माइनस का 1/R4, हाँ ठीक है, R4। ये IS1 की वैल्यू आ गई। अब मैं नोड 2 के लिए कैलकुलेट करता हूँ। नोड 2 के लिए देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, V1 V2 की V3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिस तरीके से अपने मेश एनालिसिस में किया था, मैट्रिक्स बना के। जब भी अपने पास 3 नोड थे ना, यहाँ पे वहां पे क्या थे? मेरे पास 3 करंट थे, I1 I2 I3। उनकी वैल्यू मैंने क्या की थी? मैट्रिक्स बना के क्रैमर्स रूल से निकाली थी। इसी तरीके से मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से अपने वोल्टेज अगर 3 हो तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो आपके लिए बहुत इजी होता, आप सोल्व डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे नोड 2 की बात करूंगा मैं। नोड 2 में हायर पोटेंशियल लेना है, तो V2 माइनस, देखिए V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R1 रेजिस्टेंस है इसका, प्लस V2 माइनस V3 और उसका रेजिस्टेंस है R3। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाला ले लेता हूँ। देखिए 1 2 और 3 ब्रांच, ये थर्ड वाली ब्रांच लेनी है, तो V2 माइनस कितना? 0, माइनस 0 में लिख ही देता हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाई R2। अब देखिए कोई करंट बचा है कि यहाँ पे? कोई भी करंट नहीं बचा, तो इक्वल टू 0 ही लिख देता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ? V1 V2 के टर्म में लिख लेता हूँ, 0 इधर लिख लेता हूँ। V1 के जो मल्टीप्लाई में है क्या है?
V1 के मल्टीप्लाई में V1 एक ही जगह है तो -1/R1, ठीक है, प्लस V2 के जो मल्टीप्लाई में वो लिख लेता हूँ। V2 कितनी जगह, दो जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो V2 की जगह प्लस वाला पहले लिख देता हूँ 1/R3 माइनस ये वाला हो गया। अच्छा ये भी है, चलो ये भी है तो इसको भी लिख दो 1/R2। अब कौन सा बच गया, ये वाला भी है, तो ये वाला भी प्लस में है, सारे प्लस में ही, कोई बात नहीं। प्लस V3 की बात कर लेता हूँ मैं। V3 के मल्टीप्लाई में कौन कौन से है, यहाँ तो V1 है, V2 यहाँ है, माइनस का 1/R3। ये कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं खुद। नोट 3 के लिए बात करता हूँ मैं। नोट 3 के लिए अगर मैं बात करूंगा, इस नोट की बात करूंगा, इस नोट की बात करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे मैं ये वाली ब्रांच लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरा नोड वोल्टेज है उसको मैं हाईयर पोटेंशियल पे मान के चलूंगा। V3 यहाँ है, V1 यहाँ है, V3 माइनस V1 डिवाइड बाई नोड का रेजिस्टेंस, सॉरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R4। उसके बाद में मैं यहाँ लेता हूँ V3 माइनस क्या लेता हूँ V2 डिवाइड बाई क्या लिखता हूँ R3 रेजिस्टेंस। उसके बाद में मैं प्लस का लिख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं करंट किस लेता तो इस डायरेक्शन में लेता, और उसके बाद में ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लिख लेता हूँ, माइनस का IS2। ये अपना सोल्व हो गया। अब क्या करता हूँ, IS2 को उधर लिख लेता हूँ, IS2 को पहले ही लिख दिया इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले मैं V1 का टर्म लिखूंगा। V1 का टर्म मेरा यहाँ से आ रहा है, V1 कहाँ है, एक ही जगह है तो एक ही जगह लिख लेते हैं, प्लस V2 का टर्म लिख लेते हैं। V2 कहाँ है, V2 सिर्फ यही है तो -1/R3, प्लस V3 का टर्म लिख लेता हूँ। V3 का टर्म कहाँ है, 1/R4 फर्स्ट वाले टर्म में है, ठीक है, और कहाँ है, ये रहा 1/R3, और कहाँ है V3 का और कहीं भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मैं इसकी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से मैट्रिक्स बन सकती है। देखिए मैट्रिक्स के लिए V1 V2 V3 क्या है, अननोन वेरिएबल है, IS1 और IS2 क्या है, नॉन वेरिएबल है, ठीक है। तो IS1 और IS2 नॉन वेरिएबल हैं, तो क्या लिखूंगा, यहाँ कुछ मैट्रिक्स के कंपोनेंट आएंगे, और जो अननोन है वो है V1 V2 V3, और यहाँ इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, IS1 और सेकंड वाली इक्वेशन की 0 और थर्ड वाली इक्वेशन की IS2। ये है अपनी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये तो नॉन है ना, तो नॉन है तो IS1 की कुछ ही वैल्यू होगी, 3 2 5 कुछ भी हो सकती है, इसी तरीके से इसकी। और अब यहाँ इसकी बात करता हूँ। इसकी बात जो V1 के कंपोनेंट लिखूंगा 1/R4 प्लस 1/R1, और सेकंड वाला है -1/R1, और थर्ड वाला मैं लिखता हूँ -1/R4, ठीक है। उसके बाद में यहां से लिख लेता हूं सेकंड वाली इक्वेशन के -1/R1, और उसके बाद में 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R1, ये तीन कंपोनेंट है। उसके बाद है -1/R3। इस इक्वेशन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको लिख लेते हैं -1/R4, और इस वाले सेकंड वाला टर्म है -1/R3, और थर्ड वाला टर्म है -1/R4 प्लस 1/R3। इस तरीके से ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब क्या आप जानते हैं आप सभी लोग, जो कंडक्टेंस होता है वो 1/R है, ठीक है, 1/R होता है। ये सारी की सारी जो इक्वेशन है, आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है कि 1/R के ही टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, ठीक है। ये अगर 1/R के टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब अपने क्या बोलते हैं, इसको कंडक्टेंस मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस मैट्रिक्स। इस कंडक्टेंस मैट्रिक्स की क्या खास बात है, इस कंडक्टेंस मैट्रिक्स की यह खास बात है कि इसका जो, अगर मैं इस कंडक्टेंस मैट्रिक्स में अगर इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करूं, और इसको मैं बोलता हूं, सपोज कीजिए कि Y मैट्रिक्स है, इस तरीके से बोल लेता हूं, सपोज कि Y नहीं है तो या मान लीजिए आप A मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है, A मैट्रिक्स है, तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूं, A मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता जीरो? अगर मैं मान लो ये कंडक्टेंस मैट्रिक्स है जो अपने किसको आइडेंटिफाई करने की काम आएगी, V1 V2 V3 की वैल्यू। और V1 V2 V3 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी पड़ जाए तो क्रेमर्स रूल से मैं क्या लिखता हूं, जो भी है डेल 1 बाई डेल और डेल 2 बाई डेल, डेल 3 बाई डेल। ठीक है, तो अब ये कंडीशन है तो हमेशा ही डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर डेल की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तो क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, सॉरी, जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। तो V1 की वैल्यू इनफाइनाइट हो नहीं सकती, तो इसका मतलब कंडक्टेंस मैट्रिक्स वो अगर अपनी ए है या फिर आप यहां मान लीजिए डेल है, तो वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, हमेशा ही नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टेंस मैट्रिक्स है वो हमेशा ही अपनी कितनी होती है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इस इक्वेशन को अपने एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, आप पावर सिस्टम में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आप वहां पर पढ़ेंगे कौन सी, वाई मैट्रिक्स। आप दो तरह की चीजें पढ़ेंगे वहां पे, वाई मैट्रिक्स और जेड मैट्रिक्स। ठीक है, जब आप देखिए एक लोड फ्लो के लिए होती है, ठीक है, एक फॉल्ट एनालिसिस के लिए होती है, ये फॉल्ट एनालिसिस के लिए होती है, ये लोड फ्लो के लिए होती है। खैर उसकी बात वहां ही करना आप। ठीक है, तो अपने इसकी बात यहाँ कर लेते हैं। क्या करते हैं, अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको मैं y11 लिखता हूं, इसी तरीके से y12 लिख देता हूं सेकंड वाले टर्म को, y13 y21 y22 y23 y31 y32 y33। ठीक है, इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूं V1 V2 V3, और यहां पे वही बात है IS1 0 IS2। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया। अगर इस तरीके से लिख दिया तो ये जो वैल्यू है वो डेल की, वो तो कभी इक्वल टू जीरो हो नहीं सकती, नॉट इक्वल टू जीरो है। साथ ही इसके साथ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते या जीरो भी नहीं हो सकते। इवन कितने होते हैं, हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रेटर देन जीरो होते हैं। और ये जो एलिमेंट होते हैं वो आपके हमेशा ही, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स होती है वाई मैट्रिक्स, वो हमेशा ही आपकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी प्लस ये स्पेयर से मैट्रिक्स होगी, स्पेयर से। कैसे, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर कंपोनेंट होंगे वो जीरो देखने को मिलेंगे आपको, उसके अलावा बहुत कम कंपोनेंट आपको यही जीरो नहीं देख, नॉट इक्वल टू जीरो वाले देखने को मिलेंगे। जबकि जो जेड मैट्रिक है ये डेंस मैट्रिक होती है, डेंस मैट्रिक्स होती है, इसमें ज्यादातर कंपोनेंट नॉट इक्वल टू जीरो को देखने को मिलते हैं। ये जो इनके जो है ना, ये y11 y22, ये उसमें क्या होता है z11, ये नॉट इक्वल टू जीरो देखने को मिलते हैं ज्यादातर। z12 ये तो हमेशा होते हैं, ये डायगोनल तो नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो इसमें भी रहेंगे, लेकिन उसमें ये वाले जो होते हैं z12 z23 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो आपको हमेशा ही उसमें ज्यादातर केस में नॉट इक्वल टू जीरो मिलेंगे। लेकिन इसमें ज्यादातर केस में 80 to 90% केस में क्या मिलेंगे आपको, जीरो। 80 to 90% केस में आपको ये वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। सेकेंड इसमें जो बात होती है वो होती है y12 इक्वल टू y21 होता है, इसी के साथ y23 इक्वल टू, ये वाला इसके इक्वल होता है, इसको आप इस तरीके से देखेंगे, सॉरी, ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, इस तरीके से होता है ये डायगोनल में। ठीक है, ये इक्वल माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। इसके बाद में जो बात करूंगा, इस तरीके से इतनी तो अपनी बात होगी, आपको तीनों बातें मैंने बता दी। इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से जो इतना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स बन रहा था ना, इसको आप डायरेक्ट सीजी वे से अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से डायगोनल एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से कौन से होते हैं। ये अपने पहले एक बार गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि इस तरीके से आप y11 की वैल्यू y22 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, ये वैल्यू को, ये मैट्रिक्स कौन सी होती है इसकी भी अपने को इन्फॉर्मेशन, और प्लस ये जो एलिमेंट इक्वल होते हैं, एलिमेंट मैं सारे यहाँ लिख देता हूँ, y23 यहाँ लिख देते हैं अपने, y12 इक्वल टू y21 y13 इक्वल टू y2
यहाँ इस तरीके से हो जाएगा और ये यहाँ गलती होगी, सॉरी, यहाँ पे ऐसे हुआ। ठीक है, y13 इक्वल टू y31 और y23 इक्वल टू y32। ये यहाँ से इस तरीके से होता है, जैसे आप देखिए yij इक्वल टू होता है जो yji होता है, ये होता है इसका मेथड मेनली। जो होते हैं देखिए 12 का 21, 13 का 31 और 23 का 32, इस तरीके से yij इक्वल टू yji। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ vx। फाइंड द वैल्यू ऑफ vx, यहाँ पे आपको vx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो vx की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।